पहला प्रश्न है, खजुराहो का मंदिर किस काल में बनाया गया? तो खजुराहो का जो मंदिर है किस काल में बनाया गया? वो बनाया गया चंदेल। चंदेलों के शासनकाल में ही खजुराहो के मंदिरों का निर्माण हुआ था। वहाँ एक मंदिर नहीं, बहुत सारे मंदिर हैं और इस तरीके से मूर्तकला के मंदिर हैं। आप इस चित्र में के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरीके से जो मूर्तियों का निर्माण किया गया है पत्थर को काट कर, इस तरीके के बहुत ही अद्भुत मंदिर वहाँ पर बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, ये देखिए, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य करवाया था। ठीक है, के बीच करवाया था। इस मंदिरों का निर्माण 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के मध्य हुआ था। ठीक है, चंदेल वंश के शासकों ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक शासन किया था। ठीक है, कहाँ पे? मध्य भारत में शासन किया था। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों के बारे में कुछ और खास बातें हैं, जैसे कि खजुराहो के मंदिरों की कौन सी शैली में बनाया गया है? तो यह है नागर शैली। नागर शैली में खजुराहो के मंदिरों को बनाया गया है। ठीक है, इसमें जो ज़्यादातर मूर्तियां हैं वो कौन सी कला की हैं? तो वो है कामुक कला की ज़्यादातर मूर्तियां हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु, शिव, सूर्य और जैन देवी देवताओं के मंदिर भी शामिल हैं। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर क्षेत्र घोषित किया है। विश्व धरोहर क्षेत्र, ये यूनेस्को को विश्व धरोहर क्षेत्र में भी शामिल है। ठीक है, खजुराहो के मंदिरों को 3 समूहों में बांटा गया है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी समूह में बांटा गया है। यहाँ के जो फेमस मंदिर हैं वो है कंदरिया महादेव मंदिर, ठीक है, विश्वनाथ मंदिर और तुलादेव मंदिर। ये यहाँ के फेमस मंदिर हैं। ठीक है, कई बार प्रश्नों में सीधे सीधे पूछ लिए गए हैं, कंदरिया महादेव मंदिर के बारे में, विश्वनाथ मंदिर के बारे में और दुलादेव मंदिर के बारे में। ठीक है, और विश्व के यूनेस्को की धरोहर में भी ये खजुराहो का मंदिर शामिल है। ये प्रश्न भी कई बार सीधा सीधा पूछ लिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, अपने उद्देश्य के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा के दौरान कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा के समय कांग्रेस का जो अध्यक्ष था वो कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये उस समय युवा नेता थे और यही उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। इन्हीं की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। यह अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, कहाँ हुआ था? लाहौर में। युवा जवाहरलाल नेहरू, दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में हुए वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। ठीक है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन था, ठीक है, कांग्रेस का पहला अधिवेशन था वो बंबई में हुआ था। कब? 28 से 31 दिसंबर 1885 को। उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, तो जो प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था दिसंबर 1885 को, अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ठीक है, पूर्ण स्वराज के समय अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लाहौर में और उसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और हुआ था 1929 में। याद रखिएगा, प्रश्न सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? ठीक है, तो इसका आंसर है सरोजिनी नायडू। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी सरोजिनी नायडू। देखिए, इन्होंने ये भी कहा था, आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना होता है। ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि इन्होंने कही थी कि आत्मसम्मान अगर चला गया तो इंसान के अंदर कुछ नहीं बचता, इसलिए हमेशा आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए और आत्मसम्मान बहुत बड़ी बात है इंसान के लिए। तो आत्मसम्मान इंसान का सबसे बड़ा गहना है। ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने ही कहा था। ठीक है, ये है सरोजिनी नायडू, आप देख सकते हैं। चलिए इनके बारे में थोड़ी डिटेल पढ़ते हैं। देखिए, सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सरोजिनी नायडू एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी
इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है। तो सरोजिनी नायडू को ही नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। ये भारत के डोमिनियन में गवर्नर के पद को भी संभाल चुकी हैं और उसमें भी ये पहली महिला थी, ठीक है। संयुक्त प्रांत की पहली गवर्नर भी रही हैं। और एनी बेसेंट के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष थी। अगर भारतीय पूछा जाए तो पहली है, और अगर महिला पूछी जाए तो दूसरी, क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष रही है एनी बेसेंट, लेकिन ये विदेशी थी। और सरोजिनी नायडू प्रथम महिला अध्यक्ष है जो कि भारतीय थी, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होएगा, ये दूसरी महिला अध्यक्ष थी और भारतीयों की तरफ से पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। एनी बेसेंट पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी लेकिन विदेशी थी। ये दूसरी कांग्रेस की महिला अध्यक्ष थी, लेकिन भारतीय होने की वजह से ये पहली भारतीय महिला थी, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। उन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये लॉर्ड माउंटबेटन है, आप देख लीजिए, चित्र के माध्यम से भी मैंने दिखाया है आपको। और ये दूसरा चित्र लगाया मैंने, ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम थे और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय थे, ठीक है। इन्हें आधुनिक भारत का चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है और इनको भारत रत्न भी मिला है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को, जो को प्रथम भारतीय रत्न इनको मिला था, ठीक है। चलिए इनके बारे में थोड़ी और डिटेल पढ़ लेते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। उन्होंने 1947 से 1948 तक भारत के गवर्नर जनरल के तौर पर काम किया, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय भी थे। अगर पूछा जाए कि ब्रिटिश भारत के आखिरी वायसराय कौन थे, तो भी लॉर्ड माउंटबेटन ही थे, ठीक है। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को तैयार किया था और भारत विभाजन का फैसला भी किया था। वहीं स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे या फ्रांसीसी थे या अंग्रेज थे या फिर डच थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? पुर्तगाली। तो भारत में सबसे पहले आने वाले भी पुर्तगाली थे, जो कि वास्को डी गामा के रूप में आया था। ये देखिए वास्को डी गामा है, जो कि सबसे पहले भारत में आया था, ठीक है। और सबसे बाद में भी पुर्तगाली ही भारत छोड़कर गए थे, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ी डिटेल पढ़ा देता हूँ इसकी। भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय लोग कौन थे? वो पुर्तगाली थे, ठीक है। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय थे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा ने 20 मई 1948 को कालीकट पहुंचकर भारत में यूरोपियों का आगमन किया था, ठीक है। भारत में सबसे बाद में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाली थे। पुर्तगाली ने 1505 से 1961 तक भारत पर शासन किया था, ठीक है। इस युग को पुर्तगाली भारत चरण के रूप में जाना जाता है। 1961 अंग्रेज कब चले गए थे? 1947 को भारत से चले गए थे, लेकिन पुर्तगाली कब गए? 1961 में। ये गोवा में जमे हुए थे, इनको हमने भगाया, भारतीयों ने इनको हराया और यहाँ से जाने पर मजबूर किया। तो गोवा को कब आज़ादी मिली? तो ये मिली थी 1961 में। किससे? पुर्तगालियों से। तो सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले अगर यूरोपीय कोई था तो वो थे पुर्तगाली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए पृथक पाकिस्तान की मांग कब की गई? ठीक है, तो प्रथम पाकिस्तान की मांग की गई थी, ये हुई थी 1940 में। कब हुई थी? 1940 में, ठीक है। देख लीजिए, ये है कायदे आजम कहा जाता था इनको, मोहम्मद अली जिन्ना। और ये हैं चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जिसने ही पहली बार पाकिस्तान नाम दिया था, ठीक है। पाकिस्तान का नाम रखने वाला कोई व्यक्ति था तो वो कौन था? चौधरी रहमत अली, ठीक है। ये और पाकिस्तान की मांग करने वाला कौन था? ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। ये दोनों ही मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताए हैं। ये है पाकिस्तान की मांग करने वाला और ये है पाकिस्तान का नाम देने वाला, ठीक है। ये है मोहम्मद अली जिन्ना, कायदे आजम कहा जाता है, और ये है चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा दोनों नाम। देखिए
मुस्लिम लीग ने सबसे पहले 23 मार्च 1940 को लाहौर में पाकिस्तान की मांग की थी, ठीक है। इस प्रस्ताव को बाद में पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से जाना गया। ये जो प्रस्ताव था उसी को पाकिस्तान प्रस्ताव के नाम से भी जाना गया। इस प्रस्ताव को सिकंदर हयात खान ने तैयार किया था। कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव को किसने तैयार किया था, तो उसका सही आंसर होगा सिकंदर हयात खान, ठीक है। और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको पेश किया था, ठीक है। इस प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए अलग भूमि की मांग की गई जहां वे अपने धर्म का खुलकर अभ्यास कर सकें, ठीक है। इस प्रस्ताव के तहत इस भूमि को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का नाम दिया गया था, ठीक है। पाकिस्तान का नाम सबसे पहले रहमत अली खान ने रखा था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने अपने पहले धर्मोपदेश दिए थे तो कहाँ पे दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सारनाथ में। कहाँ दिए थे, सारनाथ में, ठीक है। चलिए थोड़ी डिटेल पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भगवान बुद्ध का जो प्रथम उपदेश है उसे धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से जाना जाता है। तो प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र। मैं जितना भी इसमें डिटेल ली है वो सारे कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने इनको रखा हुआ है। आप अच्छे से इनके नोट्स बना लेना क्योंकि ये प्रश्न सीधे ही पूछे जाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना क्योंकि ये ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, ठीक है। देखिए, तो इसको क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है किसको, प्रथम उपदेश को, ठीक है। बौद्ध धर्म के इतिहास में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यह उपदेश उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद वाराणसी के पास सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था। 5 शिष्यों के नाम भी बताऊंगा मैं अभी, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के मूलभूत सिद्धांतों को स्थापित करता है, कौन करता है, ये प्रथम उपदेश, ठीक है। अब देखिए, सारनाथ जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा गया है सारनाथ की जगह ऋषिपत्तन लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सारनाथ नहीं दिया है तो ऋषिपत्तन उसमें जरूर दिया होगा, ठीक है। तो सारनाथ जिसे ऋषिपत्तन के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर उनको उपदेश दिया था, ठीक है। समय क्या था, तो बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ सप्ताह हुए थे, उसके बाद उन्होंने उपदेश दिया था। किस किस को दिया था, बुद्ध ने अपने 5 पुराने साधु मित्रों, साधु सहयोगियों को, ठीक है। किसको, 5, नाम क्या था उनके, कौंडिल्य, पप, भद्दिज्ञ, महानाम और अस्सेज। ये 5 शिष्य थे उनको, जिनको उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, जिसे क्या नाम दिया था, धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दास वंश की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो दास वंश की शुरुआत की थी, ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ी डिटेल मैंने यहाँ आपको दिखाई है और इसका फोटो भी लगाया हुआ, देखिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासन था वो था 1206 से 1210 तक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश के नाम से, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश तथा दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कहा जाता है, ठीक है। हालांकि यह दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा, ये दिल्ली गद्दी पर कभी नहीं बैठा, लाहौर से इसने शासन किया था, ठीक है। ये संस्थापक किसका था, गुलाम वंश और दिल्ली सल्तनत का, ठीक है। इसके कार्य क्या थे, कुब्बतुल इस्लाम और अलाउद्दीन का झोपड़ा, ठीक है, और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य, लेकिन उसमें सिर्फ इसने नींव डलवा पाई थी। इल्तुतमिश ने उसको बनाकर पूरा किया था कुतुब मीनार को, ठीक है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में है, ठीक है। दिल्ली में है कुतुब मीनार, ठीक है। और उसको नींव डलवाई थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसीलिए इसका नाम था कुतुब मीनार। लेकिन इसको कंप्लीट किसने करवाया, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ी डिटेल और पढ़ लेते हैं। देखिए, देखिए, भारत में दास वंश या गुलाम वंश की स्थापना, तो ये दोनों एक ही हैं, दास वंश और गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक एक मूल रूप से तुर्क था, गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम गुलाम वंश पड़ा, ठीक है। इस वंश के बारे में कुछ और खास बातें हैं, जैसे गुलाम वंश को मामलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मामलूक वंश के नाम से भी इसे जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। इल्तुतमिश ने लाहौर की जगह दिल्ली को अपने राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है।
इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्का, टका और तांबे का सिक्का जीतल पेश किया। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा किया। ठीक है। और गुलाम वंश का जो अंतिम शासक था वो था सुल्तान मुइज उल उद्दीन मोहम्मद केकावाद थे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस से 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता माना जाता है, या प्रमुख नेता कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ के तात्या टोपे। ये तात्या टोपे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नायकों में से एक थे। इनका असली नाम था रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इनका असली नाम था। वे 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम के महान योद्धा और रणनीतिकार थे। ठीक है। तात्या टोपे को उनकी सैन्य कुशलता और अंग्रेजों के खिलाफ संगठित संघर्ष के लिए जाना जाता है। ठीक है। ये जो युद्ध करते थे वो था छापामार गोरिल्ला तकनीकी से। ठीक है। गोरिल्ला वॉरफेयर के रूप में ये इनकी युद्ध नीति थी। ठीक है। इन्होंने अपनी इस युद्ध नीति से अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी थी। इनको महाराष्ट्र के बाघ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1576 में हल्दी घाटी युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर है अकबर। 1576 का जो हल्दी घाटी युद्ध हुआ था उसमें अकबर की विजय हुई थी और महाराणा प्रताप इस युद्ध को हार गए थे। ठीक है। लेकिन उनको पकड़ नहीं पाया था और उन्होंने जंगल की साइड ले ली थी। ठीक है। यह है महाराणा प्रताप। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था वो 18 जून 1576 को लड़ा गया था। इसमें मुगल सेना की जीत हुई। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को पकड़ा नहीं गया था और उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा था। ठीक है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक को भी मार दिया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के दौरान देखिए जो युद्ध हुआ था वो राजस्थान के गोगुंदा के पास हल्दी घाटी में एक सकरी पहाड़ी दर्रे में लड़ा गया था, इसीलिए इसको हल्दी घाटी का युद्ध कहा जाता है। ठीक है। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में घुड़सवार सैनिक तीरंदाज थे। युद्ध के बाद मुगल सेना ने गोगुंदा के किले पर कब्जा कर लिया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के सहयोगी कौन थे? तो वो थे राणा पूंजा, झालामान, हाकिम खान और ग्वालियर नरेश रामसां तंवर समेत कई सैनिकों ने अपने देश हित में बलिदान दिया था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली पहाड़ियों में चले गए थे। कहाँ चले गए थे? तो ये अरावली की पहाड़ियों में चले गए थे। ठीक है। तो ये थे आज के मुख्य 10 प्रश्न। उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे तो इनके नोट्स बनाइए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।